औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवा इन्नल्लाहा खैरु नासिरिन व मुईन। सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका खैर मक़दम करते हैं और स्पेशली आप प्रेस से जो मुतल्लिक़ अफ़राद यहाँ पे आए हैं उन सब का बहुत बहुत मशकूर हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो एंड मकसद हम कुछ फॉल्स एलिगेशन जो हमारे कल के सेलेस्कूट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ऊपर लगाया गया उनको हमें क्लैरिफाई करना है। और आज हम चाहते हैं कि इस डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में जो आज तक कुछ हुआ है उसको ब्रीफली आपके सामने रखूं और लास्ट में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक क्लियर मैसेज पास करने के लिए, ताकि हम चाहते हैं कि ये फॉर एवर इस मसले को हम रिजॉल्व कर पाएँ। मैं शुरू करता हूं 30/9/2021 जब एक ऑर्डर इशू हुआ ऑनरेबल डीसी साहब के ऑफिस से, जो कि वहां पे एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर उन्होंने एक सैंक्शन अकॉर्ड किया। और उसके साथ सरप्राइजिंगली बोथ कमिटी मेंबर्स के बारे में उस कमिटी रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि सब एग्रीड हैं और सब ने एडमिट किया इस रिपोर्ट के हवाले से। तो जब ये पिछले साल 2021 में ये ऑर्डर डीसी साहब ने इशू किया, उसी वक्त से हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया सबसे पहले डीसी साहब के पास, और उसके बाद हम जो जुडिशरी प्रोसेस हाई कोर्ट में चल रहे थे उसमें हमने हिस्सा लिया। तो सबसे पहले हमने डीसी साहब को पिछले जो कमेटी रिपोर्ट था उसके मुताल्लिक हमने ब्रीफ किया था कि पहली बार हमें एक नोटिस मिला कि 5 मेंबर का कमेटी संको में हेडेड बाय एडीसी, उस वक्त के एडीसी के साथ और तहसीलदार बाकी जो वहाँ पे ऑफिशियल्स लोग थे, एक वहाँ पे हमारा मीटिंग तलब किया गया जिसमें हमारे तरफ से भी 5 थे और हमारे गाँव नेबर गाँव की तरफ से भी 5 बंदे वहाँ पे हाजिर हुए। एडीसी ने पहले ही उस मीटिंग में हमें सिर्फ ओपनिंग मार्क्स के लिए उस मीटिंग में हिस्सा लेने दिया, और पहले ही मीटिंग में हमने फकत यहां तक हमारी डिस्कस हुआ कि हमारा डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में क्या हालचाल है और आज तक जो इसका हिस्ट्री चला है उसके बारे में हमसे थोड़ा ब्रीफली उन्होंने सुना। तो एडीसी साहब ने यही वहां पे हमें बताया था कि ये एक सेशन से 2 सेशन से काम चलने वाला नहीं है, कम से कम 10-15 मीटिंग हमारा होना चाहिए और उसके बाद हम इसके बारे में एक क्लियर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसी कमेटी में हमने इंसिस्ट किया हमें फकत ग्रेजिंग एरिया को लेकर हमें डिमार्केशन की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि साथ साथ हमें जो रलम का इशू है, सपोज आप कल डिमार्केशन करके 10 कनाल 20 कनाल 50 कनाल जितना वहां ग्रेजिंग एरिया आप डिमार्केशन करेंगे, लेकिन जब तक हमारा रलम, जब तक हमारा रास्ता क्लियर ना हो जाए तब तक हमारा ग्रेजिंग एरिया का डिमार्केशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने बाय फोर्स कमिटी को साथ लेके ऑन स्पॉट हमने रलम का विजिट किया, और रलम के विजिट करने के बाद एडीसी साहब ने हमें यह बताया, आज तो हमारा पहले सेशन था, हम कोशिश करेंगे अगले 10-15 मीटिंग्स में एक दूसरे को साथ एक टेबल पे लाकर हम इस मसले को फॉर एवर खत्म करने का हम कोशिश करेंगे। बस हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि नेक्स्ट मीटिंग बुलाया जाए। सरप्राइजिंगली 10-15 दिन के बाद हमें ये डीसी साहब का ऑर्डर मिलता है और कमेटी रिपोर्ट मिलता है, और वहां पे ये कहा जाता है कि वहां पे कोई एनकरेजमेंट नहीं हुई है, सारा स्टेट लेन है, और एडमिट किया है दोनों फरीकैन ने। इसी मुद्दे को लेकर हमने सबसे पहले डीसी साहब को ऑब्जेक्शन फाइल किया और उसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास हम अपने ऑब्जेक्शन लेके गए हैं। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, अनफॉर्चुनेटली वहां पे कुछ फुटेज दिखा रहे थे जहां पे वो लोग कह रहे थे कि देखो आप लोग यहां पे हाजिर थे और रिट पिटीशन जो हैंडबॉल कोर्ट के सामने है आपने वहां पे क्लेम किया है कि आप इस प्रोसीजर में बिल्कुल थे नहीं है, और इस फोटो को उठाकर पब्लिक के माइंड को ये वाश करना चाहते थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन फैक्चुअल स्टोरी यह है कि उसी एक मीटिंग के बाद जब हम रलम में आए, अनऑफिशियली, ये ऑफिशियल एक कोई पिक्चर नहीं है, ये ऑफिशियल वहां के जो एडीसी के साथ थे उनके बनाए गए पिक्चर नहीं है, ये अनऑफिशियली कुछ सलेस्कुड वाले किसी ने उठाया होगा और इसी को प्रूव करने के लिए कोर्ट तक ये लोग गए हैं। लेकिन सबको पता है, आपको भी मालूम है कि वो एक जलसे के बाद, एक मीटिंग के बाद क्या प्रोसीजर हुआ, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट निकली, उसके बीच में क्या हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऊपर वाले भी जानते हैं। आप इस फोटो को लेकर अभी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, लेकिन इसी फोटो को लेकर आप हाईकोर्ट में गए हैं पिछले 1 साल से, और आज तक आप हाईकोर्ट में यह प्रूव नहीं कर पाए कि ये एक ऑफिशियल फोटो है और ऑफिशियल फुटेज है, और वो लोग वहां पे इस प्रोसीजर में यानी ड्यूरिंग द रिपोर्ट में कंप्लीटली वो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। कभी आप लोग प्रूफ नहीं कर पाए हैं और आज भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये फकत आप अपने लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं इस फोटो को घुमा घुमा के, लेकिन जब आप ऑफिशियल टेबल पे एक एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं, वहां पे आप कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो हमने डीसी साहब को ऑब्जेक्शन किया। क्या ऑब्जेक्शन किया? हमने पहले ही यही बताया, हम इस कमेटी रिपोर्ट के प्रोसीजर में कभी शरीक नहीं रहे। हम आज भी कह रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं है। भगत हमसे ओपनिंग रिमार्क्स मांगे हैं और उसके बाद सब बनाए गए अपने रिपोर्ट्स हैं, जिसको हम ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमने चैलेंज किया और हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपके पिछले कमेटी रिपोर्ट को स्टे ऑर्डर आया। और उस स्टे ऑर्डर को भी, यह भी आप लोगों को जानने की जरूरत है, जब हमने उस कमेटी रिपोर्ट के बाद डीसी साहब ने ऑर्डर किया, और ऑर्डर भी क्या किया, आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसमें रेवेन्यू एक्ट या रेवेन्यू इश्यू को लेके कोई डीसी साहब ने वहां पे ऑर्डर पास नहीं किया है। आप देख सकते हैं, आप ऑर्डर हमारे पास भी है और आपके पास भी है। इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल इश्यू, इसको लेकर आपको वहां पे अकॉर्ड सैंक्शन अकॉर्ड करता है, और इसी को लेकर आप लोग इतना खुश थे। लेकिन जब हमारी बात ऑनरेबल कोर्ट ने सुनी और डीसी साहब ने भी सुनी, उन्होंने हमारी बात में दम देखा। उसी दम को देखते हुए डीसी साहब ने भी उस रिपोर्ट को, पिछले रिपोर्ट को डिनाई कर दिया और ऑनरेबल कोर्ट ने भी उस पर ऊपर स्टे लगाया। लेकिन आपके पास कहने को अपने लोगों को कुछ नहीं था। उसी स्टे को लेकर आप लोगों ने अपने लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की है। वहां पे क्या लिखा है कि आपने स्टे किया है कि which are mentioned in annexure, directed to not to raise any sort of construction on the land situated in village GM4। आप अपने लोगों को क्या कह रहे हैं, हमने पहले भी सुने और आज की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने फिर उसको रिपीट किया, कहा यह सिटे हमारे ग्रेजिंग एरिया का नहीं है, यह GM4 वालों ने अपने जमीन को सिटे किया हुआ है। लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए, हमने एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में GM4 का ग्रेजिंग एरिया है जो कि सेम है आपके ग्रेजिंग एरिया से, उसी ग्रेजिंग एरिया जो कि रिलेटेड टू GM4 विलेज, उसी को लेके हमने हाईकोर्ट में हमने चैलेंज किया और उसी के ऊपर हमें सिटे वहां पे मिला था। तो ये सिचुएटेड एट GM4 विच इज क्लियरली, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको एनेक्चर सेकंड में है, और एनेक्चर सेकंड में आप देख रहे हैं, एनेक्चर सेकंड, ये एनेक्चर सेकंड है, उसमें क्या है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड GM4 वालों का, और वहां पे कहते हैं कि आपका लेंथ 8 मील और उसका विड्थ 3 मील। ये जो आपके दिल में ये जो अपना एक एजम्पशन बना हुआ है कि ये GM4 के लेन को हमने ऑर्डर वहां से मिला हुआ है, ये गलत आपका एक एजम्पशन है। बल्कि जो हमने वहां पे स्टे किया है वो हमारे ग्रेजिंग एरिया विच इज मेंशन क्लियरली इन रेवेन्यू रिकॉर्ड फॉर GM4, उसको लेकर हमने वहां पे स्टे किया। और उस स्टे का नतीजा क्या हुआ कि पहले जो कमिटी जो रिपोर्ट था उसको ऑलरेडी डिनाई कर दिया। अब मैं उसके थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूं। अब जब वो स्टे वो जो रिपोर्ट स्टे हो गया ऑनरेबल कोर्ट ने, तो उसके बाद पिछले साल नवंबर से हमारे SCR ऑफिस में एक रेवेन्यू कोर्ट की तश्कील दी गई। उसमें आप लोगों ने भी हिस्सा लिया, हमने भी हिस्सा लिया। तकरीबन लगभग 3 महीना वो सिविल कोड या आपका रेवेन्यू कोड उसमें चला।
और उसका फाइनल क्या हो गया, और उसमें फाइनल जो आप लोग कल वहां पे एक अजीब बात कर रहे हैं, उसमें फाइनल जब फाइनल डिसीजन हमारा एसीआर के पास कोर्ट में आपके 5 बंदे थे विथ नंबरदार, हमारे 5 नंबर थे विथ नंबरदार, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया कि एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड आप डिमार्केशन कीजिए, और ये अप टू डीसी ऑफिस कि वो लोग इसको डिस्क्लोज कर लें, इस रेजोल्यूशन को, जो हम सब ने मिलकर, आपके नंबरदार हैं, आपके बुजुर्ग जो मेंबर हैं उनको भी याद है, आपके लेडीज पंच है उनको भी याद है, हमारे भी मेंबर और बुजुर्गान थे सबको याद है, हमने पिछले साल नहीं इस साल जो 3 महीने के बाद जनवरी या मार्च में लगभग ये रेजोल्यूशन पास किया कि एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको रीडिमार्केशन किया जाए। और इसी स्टेटमेंट के बाद, इसी रेजोल्यूशन के बाद डीसी साहब ने 18/5/2002 को एक ऑर्डर इशू किया। मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा फोकस करें। पिछले ऑर्डर जो डीसी साहब के वहां से निकला है वो 30/9/2021 को है, और उसके बाद दूसरा ऑर्डर आपको निकला है 18/5/2002 आप 2022। आप इस ऑर्डर को लेके तो बहुत चर्चा कर रहे हैं और डीसी के पीठ थपा रहे हैं, लेकिन जब ये ऑर्डर सेम डीसी सेम ऑफिस से जब निकलते हैं आप इसको डिनाई कर रहे हैं। जरा पढ़ के देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीसी साहब इस ऑर्डर में लिख रहा है, कह रहे हैं कि प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ काहचराई लैंड एज स्पेसिफाइड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड कुड नॉट बी असर्टेड इन द रिपोर्ट द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑफिस डीसी नंबर / कहते हैं कि ये ऑर्डर मैं पास कर रहा हूं, आप लोगों को ऑर्डर का चाहिए ना, ये ऑर्डर मैं पास कर रहा हूं एज ए डीसी। ये जो पिछला ऑर्डर मैंने दिया है, ये पिछले ऑर्डर में प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुआ है एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड, इसीलिए मैं पिछले ऑर्डर को कैंसिल करके दोबारा कंस्टिट्यूट कर रहा हूं, दोबारा कमेटी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये अपनी एजम्पशन नहीं है, ये हमारे फेवर में नहीं है, या आपके उस एजम्पशन बात नहीं कर रहे हैं। ये डीसी नया सर्कुलर नया ऑर्डर निकाल रहा है कि पिछला जो हमने ऑर्डर किया था, पिछला जो डिमार्केशन हुआ था वो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम नया कमिटी फ्रेम कर रहे हैं कि नए सिरे से प्रॉपर तरीके से एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड इसकी जांच की जाए और इसकी डिमार्केशन किया जाए। और इसके बाद इस प्रोसीजर के बाद जब ये ऑर्डर निकालते हैं उसके बाद आपको 30/10/2022 को 30/10/2022 को नया कमिटी रिपोर्ट आते हैं। ये नया कमिटी रिपोर्ट, अब ये जब नया कमिटी रिपोर्ट आते हैं, सरप्राइजिंगली आप एजुकेट पर्सन हैं, कल के आप उसमें बहुत सारे कुछ इस नए कमिटी रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। सो कॉल्ड कमिटी रिपोर्ट, अनऑथोराइज्ड, क्लासिफाइड, बाइज्ड रिपोर्ट, वर्थलेस, यानी ये जो इस कमेटी के रिपोर्ट को ये सारे अलकाब से नवाजा जाते हैं और कहते हैं कि ये अनऑथोराइज्ड कॉपी है, इसकी कोई वजूद नहीं है। मैं आपसे चाहता हूं अगर आपको ऑथोराइज्ड कॉपी चाहिए, ये ऑथोराइज्ड कॉपी है इसकी, जिसकी यहां पे सर्टिफिकेट किया हुआ है करगिल वेरीफाइड ऑफिस ऑथोराइज्ड बाय एसीआर ऑफिस, ये सारी है। ये जो आप कह रहे हैं अनऑथोराइज्ड, ये तो आप अंधे नहीं है, आज के डेट में सब बड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये ऑथोराइज्ड है या अनऑथोराइज्ड है। ये ऑथोराइज्ड है, इसका नंबर सारा कुछ इस पे दिया हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं आप इसको ऑथोराइज कर सकते, अनऑथोराइज्ड है। और सेकेंडली आप कहते हैं इसका वर्थलेस कमिटी रिपोर्ट, आपकी ये जो कल की ये आपके कमिटी रिपोर्ट वेलफेयर कमिटी वेलफेयर जो आपके नाम से एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपका लेटर जाता है, वहां पे क्या कहते हैं आप, कहते हैं क्लासिफाइड, बाइज्ड, वर्थलेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है और आप एक सर्कुलर दिखा कर कह रहे हैं कि ये अनऑथोराइज्ड
कमिटी रिपोर्ट को सर्कुलेट करने वालों के साथ सजा होना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों के ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि आप इस अनऑथराइज्ड इस कमिटी रिपोर्ट को लेके आप ऑनरेबल कोर्ट के पास गए हैं। ये हम नहीं गए हैं। अगर हमने किया होगा एक व्हाट्सएप पे आगे पीछे किसी ने किया होगा, लेकिन आप इसी अनऑथराइज्ड, वोटलेस, बेकीमत, कोई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको जब प्रैक्टिकली देखा इसमें सब कुछ है, आप इसको लेके ऑनरेबल कोर्ट के पास गए हैं। तो आप अनऑथराइज्ड लेटर को लेके इसको सर्कुलेट करके, ये सर्कुलर सबसे पहले किसके ऊपर लगना चाहिए? आप गए हैं ये। लेकिन उसी के साथ मैं और एक चीज मेंशन करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ये एक खाली कमिटी रिपोर्ट है जिसके ऊपर कोई हेडिंग लेटर नहीं है, लेकिन आपको इतना भी मालूम नहीं, आज सीधा यहां से डीसी ऑफिस जा सकते थे, एक कोर्ट से एप्लीकेशन लिख के इसका अथॉराइज सर्टिफिकेट कॉपी ले सकते थे और देखते कि आप इसके ऊपर ये कमिटी रिपोर्ट है और इसके ऊपर कवरिंग लेटर है, और इस कवरिंग लेटर पर किसकी दस्तखत है? ये डीसी साहब, वही डीसी साहब जिसने आपको पहले ऑर्डर लिखा था उसी की है। और मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप थोड़ा इस डीसी साहब ने जो ये कमिटी रिपोर्ट आई है उसके बाद इस कवरिंग लेटर में जिसने हाईकोर्ट को भेजा है, डिविजनल कमिश्नर को लिखा है और एफसी को लिखा है, उसमें क्या लिखते हैं? कहते हैं कि फॉर डिमार्केशन ऑफ काचरी लैंड विलेज जीएमपुर एंड सलस्कूट करगिल as proper demarcation of the Kachari land as specified in the revenue record could not be ascertained। यानी डीसी कह रहा है पिछले जो कमिटी रिपोर्ट हमने बनाई थी वो प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉर्ड के बेस पर नहीं था। हम नहीं कह रहे हैं, आप जो वहां पे बाइस रिपोर्ट और फैक्चुअल रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना, वो आपका एजम्पशन है, लेकिन हम उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं लेते। हम डीसी साहब के लिखे हुए जो लास्ट कवरिंग लेटर कब निकला है 3/10/2022 को, वो कहते हैं कि एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड पिछला आपका रिकॉर्ड हमने हमारे ये जो पिछला जो रिपोर्ट बनाई है कमिटी ने वो बेस्ड ऑन द फैक्चुअल रिकॉर्ड नहीं था। और कहते हैं कि इट्स कंट्राडिक्ट्स विद द रिपोर्ट सबमिटेड द प्रीवियस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट हमने नया बनाया है ये पिछले कमिटी रिपोर्ट को रिजेक्ट करता है। और लास्ट में क्या लिखते हैं? कहते हैं कि अब ये देखिए, कहते हैं कि द प्रेजेंट रिपोर्ट शैल प्रोवाइड द फैक्चुअल पोजीशन बिफोर द एनुअल कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट के सामने डीसी लिख रहे हैं कि ये जो नया कमिटी रिपोर्ट बनाया है ये आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन को रखेंगे। तो जरा हमें बताइए, ये जो आपने वहां पे पावर पॉइंट पे एक 22 रिपोर्ट और एक फैक्चुअल जो अपने दिमाग से एक एजम्पशन बना हुए हैं वो तो रख लिए साइड में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, ये डीसी साहब लिख रहे हैं ये कमिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन फैक्चुअल पोजीशन। और कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं सो दैट द केस इज डिसाइडेड ऑन द मेरिट। ऑनरेबल कोर्ट साहब आप इस कोर्ट को इसके मेरिट पर डिसाइड किया जाए। तो लोगों को मैं समझता हूं ज्यादा बेवकूफ बनाने की आप लोग कोशिश मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, ये जो आप फैक्चुअल और 22 रिपोर्ट का आप अपना डिफिनेशन कर रहे हैं वो अपना एजम्पशन है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो प्रॉपरली ऑनरेबल डीसी साहब के रिपोर्ट के साथ और उसके ऑर्डर के साथ। और यह भी याद रखिए, आपके अपने लोगों को कह रहे हैं कि एक कमिटी रिपोर्ट है जिसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट को तो मैंने आपने दिखा दिया, मैं आपको उसके बाद व्हाट्सएप में चाहिए, जहां पे चाहिए, हम आपकी तरह वो छुपाने की नहीं है, बाकायदा हम इसको दिखाने की हम आप लोगों को कोशिश करेंगे। और उसके बाद कवरिंग लेटर जो डीसी साहब ने इसी रिपोर्ट के साथ ऑनरेबल कोर्ट को लिखा है और उसमें जो कुछ लिखा मैंने पढ़ के सुनाया, उन सबको मैं शेयर करने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह हम इसको आपके सामने रखेंगे। तो इसी कमेटी रिपोर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपने रखी है वहां पे, जहां पे आपने लोकेशन और डायमेंशन की डिफरेंस आप उसी जो वोकैबुलरी में गए हैं, उसी लुगात में गए, उसी में उलझा के आप लोगों को फिर से अपना वो स्टोरी कुक करना चाहते हैं। आप वहां पे स्टोरी कुकिंग की बात कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया में सबसे कुक में फेमस कश्मीरी लोग हैं, वाजा जिसे कहा जाते हैं, और मैं समझता हूं स्टोरी कुकिंग में आप लोग वाजा को भी पीछे रखने वाले हैं।
लोकेशन वहां पे आप कह रहे हैं 3 माइल फ्रॉम सलेस्कूट एंड 6 माइल फ्रॉम जैनपुर। ये एग्जैक्ट चीज है जो आपके रेवेन्यू रिपोर्ट में आए हैं कि आपके जो ग्रेजिंग एरिया है वो कहां पे लोकेट है, 3 माइल फ्रॉम सलेस्कूट एंड 6 माइल फ्रॉम जैनपुर। लेकिन वहां पे आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हैं होल द ग्रेजिंग एरिया इज लोकेटेड 3 एंड 6 माइल। 3 माइल को आपको बनते हैं लगभग 4.5 किलोमीटर और 6 माइल को बनते हैं आपको 9.5 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल जो आपका डिफिनीशन है, इंटरप्रिटेशन है इसका, वो है वहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में लसरनुमा को लोकेट कर रहे हैं। लसरनुमा को, जलबुख नहीं, होल ग्रेजिंग एरिया को नहीं। ये 3 माइल एंड 6 माइल आपको लसरनुमा को लोकेट कर रहे हैं। और लसरनुमा एक्चुअली भी यही है, आपके गांवों से लसरनुमा लगभग 3 माइल में है। उस वक्त एग्जैक्टली उसमें वेरिएशन हो सकता है जिस तरह कमिटी रिपोर्ट में भी आया है, और हमारे यहां से 6 माइल की वो निशानदेही के एग्जैक्टली उसमें भी वेरिएशन हो सकती है। ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है होल एरिया। अगर होल एरिया जलबुक्स अगर आपको 3 माइल पे देखा जाए ललबुक्स, तो अब ये फिक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी आप देखिए ना, जलबुक्स कहां पे वाक़ है, जस्ट हाईवे से आधा किलोमीटर की, आधा किलोमीटर भी कहां, लगभग 300-400 मीटर पे आपको जलबुक्स पड़ा है। तो ये 3 माइल नहीं हो सकता है। जो आपको 3 एंड 6 माइल की बात है वो जलबुक्स है। जिस तरह मैं समझता हूं आपने जो रिपोर्ट लिखी है, कहां पे आपने ये जो विलेज कमेटी की रिपोर्ट लिखी है, उसमें भी मैं समझता हूं आपने ये अंडरस्टैंडिंग कर दिया। और वहां पे भी आप लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि वेस्ट नेम इट्स लसरनुमा स्ट्रेचिंग टुवर्ड जलबुक्स, ये लसरनुमा वहां पे आप मेंशन करते हैं। लेकिन जब यहां आने की बात होते हैं तो आप थोड़ा उस लोगों को मिसलीड करते हैं। चलो मान के चले आपके हिसाब से उस 3 एंड 6 माइल में आपको वेरिएशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन और सम में नहीं हो सकते हैं। डायरेक्शन में आपके एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है, लोकेटेड इन द वेस्ट। आप मुझे बताइए लसरनुमा वेस्ट में है या जलबुख वेस्ट में है? जलबुख तो आपको नॉर्थ वेस्ट में आता है आपके जस्ट। ये पुराने लोग उसमें अंदाज एग्रोमेक्सली तकरीबन नापा हुआ है, नापने में गलत हो सकता है लेकिन डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। डायरेक्शन उसी वक्त भी वेस्ट था, आज भी वेस्ट होगा। तो मैं समझता हूं जो लोकेट वहां, वो जो लोकेशन वहां पे 3 एंड 6 माइल का है, वो आपका डायरेक्शन ऑन द बेस ऑफ लसरनुमा है, न कि होल ग्रेजिंग एरिया। और सेकेंडली वहां पे रिडक्शन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये नया कमिटी ने हमारे ग्रेजिंग एरिया को बहुत स्क्वीज किया है, कई लाख कनाल से इसको स्क्वीज कर दी गए। 12,000 समथिंग, 12,000 समथिंग कनाल पे इन्होंने रिडक्शन किया है। मैं कहना चाहता हूं ये एक्चुअल पोजीशन भी यही है। अगर एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड 8 मील एंड 3 मील अगर देखा जाए तो 8 मील को जाते हैं आपको लगभग 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर इन लेंथ में होना चाहिए। आप मुझे बताइए जलबुख से लसरनुमा तक कितने किलोमीटर है अभी ये जो एग्जिस्ट पोजीशन में? लिजा आपको कमिटी रिपोर्ट में आप कहते रहे कि इट इज फाइंड वेरिएशन बिटवीन द ग्राउंड सिचुएशन एंड द रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये एक्चुअल है, फिक्चुअल बात है, ये हम भी अभी नाप सकते हैं। जलबुख से लसरनुमा 12.5 किलोमीटर नहीं है। अगर ये नया कमिटी आपके 12 किलोमीटर और 4 किलोमीटर हिसाब से नापता, आपका ग्रेजिंग एरिया ये जो हमारे सूर्य रीवा टम्ब तक आपको पहुंच जाता था। आप तो परेशान कि आप कह रहे हैं कि जलबुक्स को इन्होंने इतना महारत किया, ऊपर से उतार कर नीचे लाया। अगर एक्चुअल पोजीशन में 12 किलोमीटर और 4 किलोमीटर में जाता, हम सबको उठा के आप डिस्क में ले जाना पड़ता था या इससे भी ऊपर ले जाना था। तो इसी को मैं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब है ये जो वेरिएशन आप ये कमिटी ईटीएस थ्रू नाप करके इन्होंने निकाला है, ये ग्राउंड पोजीशन से बिल्कुल करीब है आज के, क्योंकि वहां पे भी आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रोमेक्स ली है, तकरीबन है, एक्चुअल वो उन्होंने नापा नहीं। लेकिन आज तो ईटीएस है, आज तो हर कंप्यूटराइज्ड है, वो एक्चुअल नापते हैं कि कितना है और कितना नहीं है।
तो इसी बेस पे वहाँ पे ये वेरिएशन निकल रहा है। तो वहाँ पे आपने कोशिश किया है हमारे नेबर गाँव ट्रिस्फोन वालों को थोड़ा उकसाने के, कहते हैं कि इस रिपोर्ट में ट्रिस्फोन वालों को निकाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रिस्फोन वालों को पहले ही से आपने इस एग्रीमेंट के बेस में आप लोगों ने निकाला है। ये आपके सैयद मुश्तबा, शेख मिर्जा, सैयद मोहम्मद काजिम, आपके नंबरदार असगर, कासिम तलोथाश, बहुत सारे लोग हैं, आपने एग्रीमेंट लिखा है इन्होंने सलिस्कूट और ट्रिस्पोन के बीच में कि आप करफोशूद से आगे मत आइए, हम करफोशूद से नीचे नहीं आए। तो ये कमेटी तो कौन होता है, ये निकालने वाला नहीं है। उन्होंने भी रेफरेंस दिया है, आप लोग पढ़ते नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा ऊपर से आते हैं। इसी कमेटी रिपोर्ट में रेफरेंस दिया है, अगर यहां पे ट्रिस्पोन नहीं है ऑन द बेस ऑफ एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू विलेज, और इसी की बेस में ट्रिस्पोन को इस कमेटी रिपोर्ट से, न कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड से कोई नहीं हटा सकता, इस कमेटी रिपोर्ट से ट्रिस्पोन को निकाला है। इसी बेस पर जो मैं समझता हूं आपके बुजुर्गों ने लिखा है, लेकिन यह भी सुनने को आता है आज इसी के ऊपर भी आप लोगों का चैलेंज है। वैसे तो आप लोगों का चैलेंज हमेशा रहता है, अगर आप लोग ट्रिस्पोन और टीएचजी ब्लॉक को इतना मानते थे, मेरे पास सबूत है ट्रिस्पोन वालों का। हमारे टीएचजी ब्लॉक के सारे मुअज़्ज़िज़ जब उस इंसिडेंट के बाद आए थे, क्या हालत उनको बनाया था आप लोगों ने, यही उलमा थे, अभी जिंदा है, आप जाके पूछ सकते हैं। और मैंने ताज्जुब की बात है, यहां पे भी इसके ये जो आपका एग्रीमेंट है उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिला। कहा कि ये एग्रीमेंट इसलिए बनाया है कि हम डरते थे कि कहीं खूनी यहां पे एक दूसरे के साथ लड़ाई ना हो जाए। तो ये सारी चीजें आपसे हमेशा वाबस्ता है, हम इसमें ज्यादा इंटरफेयर करने की हमें जरूरत नहीं है। आपने आर्मी को भी उकसाने की कोशिश किया, आप लोगों ने यहाँ पे इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को लिखते हैं कि आर्मी वाले, एड माउंटेन वाले, फलान वाले, फिस्तान वाले, लेकिन एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं, ये जवान, ये आर्मी हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारे कौम की रक्षा करने वाले हैं। ये ग्रेजिंग एरिया तो छोड़ो, अगर हमें इनका अपना बंदोबस्ती अपने घर देने को अगर मांगते हैं, हम रेडी हैं अपने जवानों को, अपने आर्मी वालों को। रही बात ये यूनिवर्सिटी की और ये जेएनवी, उनको भी आपने उकसाने की कोशिश की, कहा कि ये ग्रेजिंग एरिया में लिखा है, ये हमने नहीं किया है, ये भी आपने कहा है, ये भी आपने कहा है। मैं प्रूफ कैसा कहता हूं, आप जब इसी जेएनवी और यूनिवर्सिटी के बीच में किसी पर्टिकुलर बंदे को अलॉटमेंट करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट, तो आपके सरपंच उस वक्त के हाजी गुलाम मोहम्मद एन हाजी XXX, ये जो आपके सरपंच है, ये सब आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को लिखते हैं कि जनाब ये जो जेएनवी, ये जो यूनिवर्सिटी के बीच में जो अलॉटमेंट कर रहे हैं, इसको अलॉटमेंट ना की जाए। क्यों? क्योंकि ये है प्रोवाइडेड विडलैंड्स इन आवर काहचराई, ये सब हमारे काहचराई एरिया में आता है। और उसी बेस पर आप लोग क्या लिखते हैं, कहते हैं कि द होल एरिया ऑफ द खुम्बथांग इज आवर पास्चर लैंड, तमाम ये खुम्बथांग तलोथांग के एरिया, ये सब हमारा ग्रेजिंग एरिया है, ये हमारा पास्चर एरिया है। ये तो हमसे पहले आप कह रहे थे, और इसी बेस पर, इसी ये जो वहां पे पर्टिकुलर बंदे को ऑब्जेक्शन करने के लिए ये आपने वहां पे लिखा है, इसी बेस पर तो सारा होल एरिया आपके अभी सिटे में इल्तवा है, इसी के बेस पर। तो ये जो यूनिवर्सिटी के बाद ये जो आप कह रहे हैं खालिसे सरकार है, ये कहां है? आप लोग खुद कह रहे हैं कि ये ग्रेजिंग एरिया है, ये पास्चर एरिया है, और ये भी रिकॉर्ड में है ना, आप के जुड़ला नहीं सकता है। इसका डेट है जनाब अली 2011 में, 8/6/2011 में आपने लिखा हुआ, ये आपके सरपंच नंबरदार सबों का इसमें साइन दिया हुआ है। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी के। अब यूनिवर्सिटी के बाद में हम जरूर कहना चाहते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल पब्लिक, हमारे एरिया को इंटरेस्ट को लेते हुए हमारे बुजुर्ग ने उसमें कुछ कहा नहीं और हमने कंस्ट्रक्शन करने दिया, लेकिन इसके साइड में कुछ मिसयूज हो रहे हैं, यकीनन वो हम जानते हैं, और हम कोशिश करेंगे उन मिसयूजों को भी इंशाअल्लाह आइंदे करीब आप लोगों के सामने लाएं और उसको भी हम उजागर करें। रही बात बस एक बार जो 33 एकड़ की बात आते हैं, ये 33 एकड़ जो हाईवे के नीचे, कल आपकी भी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन कर रहे हैं, ये लोग कह रहे थे कि हमारा जमीन है, हमारा अलॉटेड जमीन है, अब ये भी ग्रेजिंग एरिया में चला गया है। मैं इसका एक हिस्ट्री बताना चाहता हूं। ये हिस्ट्री 1975 से चले आ रहे हैं, जहां पे हमारे अकबर लद्दाखी नाम के कोई ऑफिशियल जो पब्लिक SDM,
उस वक्त से ये रिकॉर्ड चल रहे हैं और वहां पे भी प्रॉपरली गोंड मंगलपुर की ये 33 एकड़ की बात चली आ रही है। उसके बाद आप 1977 में भी यहाँ पे सलस्कूट 77 एकड़, फरुना 26 एकड़, गोंड मंगलपुर 34 एकड़, और इसी को लेके उसके बाद एसएस बलोरिया के जब 1997 में क्लियरली जब वो आपके लद्दाख होम मिनिस्ट्री के उस ऑफिशियल थे, उस वक्त वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये रिलेटेड टू JM4। और उसके बाद ये जो 75 एकड़ और 33 एकड़, 75 एकड़ सलस्कूट को, 33 एकड़ गोंड मंगलपुर को, मैं ये बताता हूं इन सारी चीजों, इन सारी जो ये जो वहां पे 33-75 है, वाहिद जो वहां पे अलॉटेड, तो ये सब कुछ सब नहीं है, लेकिन वाहिद जो ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज है वो गोंड मंगलपुर का 33 एकड़ है, जो खसरा नंबर 15-14 के अंदर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज है। तो इसमें ये जो हाईवे के नीचे जो अभी बातें चल रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सबसे मजबूत गोंड मंगलपुर का अगर जमीन का वहां पे दावा है वो उसी पर है, और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड सारी जो हिस्ट्री उसके ऊपर है, हम सब प्रूफ हम ऑनरेबल कोर्ट के साथ रखे हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्दी इसका भी हमारे हक में फैसला आएगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर फर्दर हम कानून को हाथ में कभी लेना नहीं चाहते हैं, जिस तरह आप लोग कल के वो बयान में लेते हैं, लेकिन अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ पॉलिटिकल फोर्स के अंदर आके आप लोगों को कुछ एलो करेंगे, तो हम भी प्रॉपर अपने जो 33 एकड़ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी हमारा इंदराज है, उसको हम कब्जा करने का हम भी प्रोसेस शुरू करने में हम भी इंशाअल्लाह इकदाम उठाएंगे। लेकिन ये सब सिचुएशन के ऊपर बेसिस। बस रही बात एक बात की, जो लास्ट में आपने 2 ऑर्डर लिखा के लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश की, कहा ये सीसी साहब का है, ये SP साहब का है। मैं चैलेंज करता हूं, जरा उस 2 ऑर्डर को आप पब्लिक डोमेन में लाएं। मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल है ही नहीं। मैं समझता हूं ये फकत अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप दिखा रहे हैं, नहीं तो अगर ऐसा कुछ प्रॉपर ऑर्डर होता आप पहले से PowerPoint में लगा देते, बस लोगों को इसे दिखाया और आप गायब हो गया। अगर ऐसा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है जो SP साहब, जो ऑनरेबल CC साहब ने आप लोगों को अलाउ किया है कि वहां पे मेंशन हो अलाउइंग टू कंस्ट्रक्शन ऑन द डिस्प्यूट एरिया, ऐसे कुछ आपके पास रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूं पब्लिक डोमेन में लाए। मैं देखता हूं कि आपके दर्द में कितना दम है। ये सारे बातें मैं शॉर्टली आपको आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता था, लेकिन लास्ट में मैं और एक मैसेज भी देना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द होल JM4 कम्युनिटी और विलेजर्स, कि हम समझते हैं कि इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन ना आपको कोर्ट से इतने आसानी से मिल सकता है, ना आपको इधर उधर भागने से आसानी से मिल सकता है। यह वाहिद सॉल्यूशन आप एक दूसरे के साथ एक टेबल पर बैठकर एक दूसरे से नेगोशिएट कर ही इसका प्रॉपर एंड फाइनल सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन यह बात मेरी और हमारी कमजोरी कभी भी मत समझिए। हमने 13 माह मुहर्रम को भी हमने ये अनाउंस कर दिया कि हम एक मेज पर एक टेबल पर बैठने के लिए हम तैयार हैं, जो शरीफ फैसला हो, जैसा हो। आज भी हम कह रहे हैं कि इसका प्रॉपर एंड लास्ट सॉल्यूशन ना आपको कोर्ट से आसानी से मिल सकता है, ना आपको दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन से, ना कोई डिपार्टमेंट से आपको मिल सकता है। यह मिल सकता है एक टेबल पर बैठकर एक दूसरे से नेगोशिएट करके इसका परमानेंट एंड लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन मिल सकता है, और वो ऑप्शन भी हमेशा हम खुले रखते हैं। लेकिन अगर इसके साइड में अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, अगर दूसरे जगह में जाना चाहते हैं, मैं एक बात करके कहना चाहता हूं, जिस कोर्ट में आपने 2021 में एंट्री ली है और आप न्यू कमर स्टूडेंट हैं, हमने पहले ही उस कोर्ट में ग्रेजुएशन पास करके हम एक्सपीरियंस होके सामने आए हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।